नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं 12th की अपनी बैच में। जैसा कि आपको पता हो, हम रोज़ाना अपनी बैचेस चला रहे हैं। नई नई बैचेस अभी स्टार्ट हुई हैं। हमारी कोचिंग जो पत्रिका चौराहा पे स्थित है इलाहाबाद में, पहली बार आपके लिए लाया है रोज़ केमिस्ट्री 4 घंटे। 8 से 10 हम 12th की बैच चलाते हैं भाई साहब, और 10 से 12 11th की बैच। तो 12th की बैच में आज हम एक नए चैप्टर का आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। हर साल जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन देता है, बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन आते ही हैं, नीट में भी आते हैं। तो देखते हैं क्या चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है। बहुत प्यारा चैप्टर है, शानदार, छोटा सा, छोटा नहीं मतलब है, लगभग 10 लेक्चर का है। तो इसको करते हैं और बड़े मज़े से करते हैं। जिसको भी केमिस्ट्री आनंदमयी तरीके से पढ़नी हो, एक बार ज़रूर आप 9415614156 पे आइदर कॉल और व्हाट्सएप कांटेक्ट करें और आए एक बार फिजिकली क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें, नए नए चैप्टर की। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई साहब, केमिकल काइनेटिक्स। सब लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइए थोड़ी चर्चा की जाए। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम केमिकल पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। और रिएक्शंस, बहुत इन्होंने एक शानदार शब्द बोला है और फिर से इसका वायर मेरे पैरों में फंसा है। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिएक्शंस, गुड। और कोई शब्द कोई नया शब्द जो आपके मुंह में आ रहा हो सब बोल सकते हैं, जो भी आ रहा हो, जो भी। अच्छा, आपके आसपास जो भी कुछ दिख रहा है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, अरे वाह, बहुत बढ़िया चीज बोली इन्होंने, बहुत बढ़िया चीज बोली। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, और मतलब क्या? कंपाउंड एलिमेंट वगैरह, बहुत मतलब सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, जब हम लोग किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो ये चीज़ कहीं आई थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कंपाउंड एलिमेंट वगैरह वगैरह आई थी? कहाँ पे, किस चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे थे? हाँ, सॉलिबिलिटी में। अरे मतलब किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ आई होगी। लिक्विड सोल्यूशन के पहले दिन कुछ तो हम लोग कर रहे थे, किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तब सॉलिड, लिक्विड, गैस आया था, कंपाउंड एलिमेंट आया था कुछ। किस चीज़ का क्लासिफिकेशन था? मैटर। अरे भाई साहब, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? मैटर के बारे में जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है हम हर वो चीज़ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज बेसिकली व्हाट? स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टडी है भाई साहब केमिस्ट्री। अच्छा, तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? सीधे सीधे बोलो, नहीं तो घुमा फिरा क्यों बोल रहे हो? मेरा ये कहना है यार कि मान लो हमारे पास है लकड़ी, हमारे पास है लकड़ी। मैंने सही लिखा है, उल्टा तो नहीं लिखा? हाँ, ठीक है। बहुत गंदी राइटिंग ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं मजाक उड़ाएगा। हमारे पास है लकड़ी। अच्छा, अब दिक्कत ये कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है, ठंड का मौसम है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की? अरे ठंड के मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत है? ब्लैंकेट की। अच्छा, आग की, ठीक है। अभी हम थोड़े पुराने ज़माने में चल रहे थे, हमारे पास ब्लैंकेट नहीं है। तो हमारे पास लकड़ी है और ठंड का मौसम है, हमें ज़रूरत है आग की। तो क्या करेंगे लकड़ी का? जला देंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, जला दिया। और क्या हो गया? क्या प्रोड्यूस हुआ? आग। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है?
अरे यार ये तो आपने बहुत एडवांस बात बोल दी, ये तो मेरे समझ ही में नहीं आई। कंबशन तो ये ऐसे मेरी चली गई, ये कंबशन, अरे एडवांस बातें हैं ये। कुछ बताइए जो मेरे समझ में आ जाए, ऐसा मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। लकड़ी को जला दिया, अच्छा देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 तरह के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कंपोजिशन, और उनके अलग अलग रिएक्शंस, उस चीज में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है? देखने का कलर, उनका मास, ये सब बेसिक जो ऊपर वाली एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह का चेंज आता है, बस अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह का चेंज आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है तो क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को कंडीशंस रिवर्स करने पे रिवर्स किया जा सकता है। फिजिकल चेंज जैसे हमने आइस लिया, उसको मेल्ट कर दिया और वो वाटर बन गया। क्या अगर हम कंडीशंस को रिवर्स करें, मतलब टेम्परेचर को डाउन कर दें, तो क्या ये वाटर फिर से आइस बन जाएगा? बन जाएगा। मतलब कंडीशंस को रिवर्स करने पे फिजिकल चेंज गेट्स रिवर्स्ड। पर केमिकल चेंज में क्या खासियत है? केमिकल चेंज करते ही जो जिस भी कंपाउंड में हमने, जिस भी चीज पे हमने केमिकल चेंज किया है, उस चीज की प्रॉपर्टी ही पूरी बदल जाती है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। अगर एक सब्सटेंस कुछ एक सेट डिफाइंड प्रॉपर्टीज का था, तो केमिकल चेंज होने के बाद वो दूसरी प्रॉपर्टीज का हो गया। सोचिए हमारे पास लकड़ी थी, लकड़ी एकदम हार्ड होती है, हार्ड कार्बन की बनी। अब वो किस में तब्दील हो रही है? आग में या ऐश में। बेसिकली ऐश, राख। क्या राख हार्ड होती है? नहीं ना। एक तरह की प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस केमिकल चेंज, ये क्या हो रहा है? बेसिकली एक केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार लकड़ी जल गई, क्या हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, प्रोसेस को रिवर्स तो कर नहीं सकते। तो एक बार लकड़ी जल गई, फिर कुछ तब्दीली तो हो नहीं सकती प्रॉपर्टी में। तो लकड़ी एक प्रॉपर्टी की चीज थी, जो ऐश बनी, जो राख बनी, वो एक प्रॉपर्टी की चीज थी। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज। और कैसे बनी? थ्रू अ केमिकल चेंज। थ्रू अ केमिकल चेंज। अच्छा, बहुत ज्यादा घुमा फिरा रहे हो सर, सीधे मुद्दे पे। क्या? बिल्कुल। अब यहां पे एक शब्द आता है इरिवर्सिबिलिटी, से आप समझते क्या है? अब मैं बोलूंगा एक चीज तो आपको बड़ा खटकेगा, बहुत खटकेगा आपको। All chemical reactions are डिलेमा ऑफ केमिस्ट्री। क्या है क्या? अब ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। ऐश को लकड़ी में कैसे लाएंगे? ऐश को हम लकड़ी में नहीं ला सकते। सुनिए 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 सुनिए, मैं बताता। रिवर्सिबिलिटी से आप समझते क्या है? मुद्दा वो है, जैसे मान लीजिए ये ही लेते हैं, लकड़ी जल रही है। तो लकड़ी जल रही है, लकड़ी इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। लकड़ी में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हम उसको एक हाइड्रोकार्बन सिंपल सा मान लेते हैं, CXHY। कंबशन हुआ इसका। कंबशन कैसे होता है? O2 की प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है? कोई भी अगर कंपाउंड जल रहा है तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा? O2 की प्रेजेंस में। अच्छा भाई साहब, O2 की प्रेजेंस में जला दिया हमने, अब बनेगा क्या? अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो बनेगा क्या? CO2। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 और H2 कंप्लीट वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो सर आपके कहने का क्या मतलब है कि सारी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है? क्या गलत बोला आपसे।
तो मैं बोलूँगा पहले मेरा भी यही मानना था कि सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल नेचर है, मेरा भी यही मानना था। पर अगर मेरे मानने में तब्दीली आई है तो कुछ और होता होगा। असल में होता क्या है कि दुनिया की कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। दुनिया की चीक अलर्ट दुनिया की कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। कुछ उसकी एफिशिएंसी होती है, कुछ उसकी एक्सटेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या है कि कितना परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए अगर हमने लकड़ी का 1 मोल लिया तो उस लकड़ी के 1 मोल का कितना हिस्सा CO2 में और H2O में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। और ये देखा गया दुनिया में कि कोई भी रिएक्शन इन जनरल 100% तो कंप्लीट नहीं होती है, 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर सर 100% कंप्लीट नहीं होती है मतलब कुछ रिएक्टेंट हमेशा इधर बचा रह जाता है। क्या? अरे सुनिए, जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही होती है वो 100% कभी कंप्लीट नहीं होगी। और वो जब आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का आइडिया होगा, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, एस्टैब्लिश कैसे होता है इक्विलिब्रियम, तब आपको पता चलेगा। इक्विलिब्रियम मैं आपको किस चैप्टर में पढ़ा हूँ? तो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा तो आपको मैं थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर दूँगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्यों कोई भी रिएक्शन 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तब तक के लिए इसको थोड़ा मिस्ट्री बने रहता है, मजा आएगा। तो सर आपने बहुत बकवास कर दी और आपने एक नया टर्म छेड़ दिया है जिसका नाम है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या है कि अगर मैंने कोई सेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले लिया तो उस रिएक्टेंट का कितना परसेंट भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो अब बोलना क्या चाह रहे हो, सीधे मुद्दे पे आओ ना। मैं बोलना ये चाह रहा हूं भाई साहब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। और मेरा गोल ये है कि अगर मेरे को कोई सब्सटेंस ए दिया रहे, मेरा गोल ये है कि अगर मेरे को कोई सब्सटेंस ए दिया रहे, सब्सटेंस ए, उसको मैं सब्सटेंस बी में कन्वर्ट कर पाऊं। क्योंकि इंसान के पास जो होता है ना उससे कभी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, संतोष नहीं कर पाता है। वो बोले रहते ना संतोषम परम सुखम। इंसान में नेचर ही नहीं है भाई संतोष करने का। इंसान को हमेशा कुछ नया चाहिए। भाई आज की डेट में भी नए नए फोन बन रहे हैं, क्यों? लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं फ़ोन गीक्स हैं कि एक फ़ोन लॉन्च होता है, हफ्ते भर में वो फ़ोन ले लिया जाता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो रियलमी कौन सा नया एक फ़ोन लॉन्च किया है, वो अभी हफ्ते भर पहले लॉन्च किया है, कुछ 30-20 हज़ार का फ़ोन है, और वो ले लिया। बोला भाई साहब एक मेरे को भी दिला दो, ये देखो प्राचीनतम ज़माना 5-6 साल पहले का फ़ोन है ये। अब भाई मेरे को शौक नहीं है, लोगों को शौक होता है लोगों को। तो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। इंसान के पास अगर सब्सटेंस ए है तो हमेशा उस सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में कन्वर्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। और कोई बात नहीं है, इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं है। और सेटिस्फाइड ना होने का कारण ही है कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ी है। अब सोचो कि हमारे पूर्वज थे, अर्ली मैन, अगर उन लोग को कभी इच्छा ही नहीं होती कि हाँ हम लोग कुक्ड फूड खा के देखा जाए कैसा होता है, पका के कभी खाना खा के देखते हैं, अगर उन लोग को इच्छा नहीं होती तो फिर आज भी हम लोग सब लोग कच्चा ऐसे पकड़ के खींच रहे होते हैं जानवर, है ना।
तो जब आदमी को डिज़ायर होती है कोई चीज़ करने की, तभी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। तो इंसान को क्या डिज़ायर हुई कि हम सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में कन्वर्ट करें। अब क्योंकि सब्सटेंस ए की प्रॉपर्टी पूरी अलग अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ थी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग थी, तो हमें एक प्रॉपर्टी की सब्सटेंस को दूसरी प्रॉपर्टी की सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए थी एक क्या, केमिकल रिएक्शन। हमें एक प्रॉपर्टी की सब्सटेंस को दूसरी प्रॉपर्टी की सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए थी, एक केमिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए हमने मैटर के बारे में पढ़ भी लिया और हमने इस चीज को छोड़ दिया, तो हम तो कभी एक तरह के सब्सटेंस को दूसरी तरह के सब्सटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे ही नहीं, है ना। तो हमारी बहुत बड़ी नीड आई कि हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में कि क्या हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन से जुड़ी 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक केमिकल रिएक्शन से जुड़ी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, और वो बातें क्या हैं? पहली बात है फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फीजिबिलिटी से क्या समझना भाई साहब, क्या समझना, कोई आइडिया? फीजिबल, अरे क्या 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 व्यू, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। फीजिबिलिटी का मतलब व्यू बिल्कुल नहीं होता है। अरे ये तो बहुत बचपन की टर्म है, ये किताबों में लिखी होती थी, फीजिबिलिटी, फीजिबल, नहीं। फीजिबिलिटी का मतलब है कि कोई रिएक्शन, फिजिबिलिटी का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिजिबल होने का मतलब है कि कोई प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता है, ये चीज मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी शब्द का क्या मतलब है कि कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। रिएक्शन, पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी, रिएक्शन में अकर और मे नॉट अकर। जब हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्या चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक। और इस चीज का जवाब हमें देता है थर्मोडायनेमिक्स। इस चीज का जवाब हमें देता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको याद हो तो आपने एक राक्षस पढ़ा हो, डेल्टा जी नामक एक राक्षस है। डेल्टा जी नामक राक्षस, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या? फास्ट नहीं, फास्ट या स्लो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब बताइए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस ना, ना, वो तो कंटिन्यूअस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है जो खुद ब खुद हो, किसी एक्सटर्नल एजेंट का उसमें रोल ना हो, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े। जैसे क्या घर पे मम्मी पापा नहीं हो तो आपका पढ़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या? अरे भाई नाइस। मतलब देखिए, इकरा और अबू के लिए घर पे पढ़ना जब कोई ना हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उस्मान के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पढ़ने जैसे कामों के लिए एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब तक घर में कोई चप्पल दिखाने वाला ना मिले तब तक पढ़ाई नहीं होती है, सही बात है। अच्छा, वहीं अगर मूवी वगैरह देखनी हो, कुछ खाने जाना हो बाहर, अब तो है ना, तो जो भी प्रोसेसेस खुद ब खुद हो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प के, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी होता है हमेशा नेगेटिव। डेल्टा जी होता है हमेशा नेगेटिव। ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ आएगा, अभी सब कुछ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसीलिए थोड़ा सा टफ चैप्टर हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चैप्टर्स का मिक्स होता है। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया आपका, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सबका मिक्स पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपको सब आना चाहिए, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा। तो देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, हम जब कोई प्रोसेस करा रहे हों तो हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर डोमिनेट करवाना पड़ता है उस प्रोसेस के लिए, करवाने के लिए। तो उसका जो डेल्टा जी है वो, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कोई स्लाइडिंग सरफेस बना दूं, ठीक है, ये आपका कोई स्लाइडिंग सरफेस है। अब मैं यहां से पानी गिराऊं, यहां से, क्या पानी अपने आप नीचे जाएगा? ये ठहर जाएगा। पानी अपने आप नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं सरफेस ऐसे रखूं सीधी एक लेवल की, मैं पानी गिरा दूं इस पे, पानी नीचे, पानी कहीं जाएगा या ठहर जाएगा? ठहर जाएगा। क्या? अरे लेकिन वो चीज पहले उसको दी गई है। पानी का गिरना, प्रोसेस इज पानी का गिरना। क्या हो गया? गिर गया। प्रोसेस इज पानी का गिरना। वो कंडीशन उसको पहले ही दी गई है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। भाई फैक्टर तो आप प्रोवाइड करा रहे हैं ना, मतलब आप सेटअप तो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और प्रोसेस हो रही है पानी का गिरना। अब पानी के गिरने में आप अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाते तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, पर आप अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पानी एक सतह पे है तो क्या वो कहीं जाएगा या फिर जम जाएगा? मतलब जम जाएगा मतलब ठहर जाएगा, ठहर जाएगा। तो क्या इस केस में मूवमेंट ऑफ वाटर बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? क्या जब पानी एक जगह पर ठहर जाता है, मान लीजिए हम कभी अपना रूम धोए, होता है ना, कभी त्योहारों पे हम अपना रूम धोते हैं, तो हमें अपना रूम वाइप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी एक सरफेस है, मतलब एक सतह है, सतह पे पानी ठहर गया है, तो अपना रूम वाइप करना पड़ता है। तो क्या हमें वाटर को मूव कराने के लिए एफर्ट मारना पड़ा? क्या वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? और क्या एक एंगल से पानी का गिरना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? अच्छा ठीक। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है वो कौन बताएगा हमें? वो हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है रिएक्शन की? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, जिसको अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या है भाई साहब? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन है कि कितना परसेंट हम प्रोडक्ट ले लें, सॉरी क्या हम रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट ले लें कि वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। प्रैक्टिकली कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। हर रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। हर रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है भाई साहब? इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जैसे आपने देखा था ना कि जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कंटेनर बंद, यहाँ पे हमने लिक्विड लिया हुआ था और दो प्रोसेसेस साथ में चल रही थी।
एक था कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज हो रहे हैं, और दूसरा ये था कि यहाँ जो वेपर बन रहे हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। क्या दोनों प्रोसेस साथ में चल रही थी, और कुछ टाइम के बाद दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दोनों प्रोसेसेस सेम रेट से चल रही हैं, सेम रेट से चल रही हैं। ऐसा नहीं कि दोनों प्रोसेस रुक गई, पर वो सेम रेट से चल रही हैं। तो हमें ऐसा सेम रेट से चलने का क्या मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में जा रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में आ रहे होंगे। तो हमें देखने में तो लगेगा रिएक्शन रुक चुकी है, कुछ भी रिएक्शन कुछ हो नहीं रही, रिएक्शन रुक चुकी है, पर असल में दोनों प्रोसेस सेम रेट से चल रही है, इक्विलिब्रियम में है। इसलिए हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा। जब भी किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दोनों प्रोसेस साथ में चलना। अब साथ में चलने का क्या मतलब है, जैसे सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भी सिंपल रिएक्शन लेते हैं, PCl5 को अगर हीट किया जाए तो वो PCl3 और Cl2 में टूटता है। ठीक है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन आपके सामने ले ली। PCl5 को अगर हीट किया जाए तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। ठीक है, कैसे टूटता है भाई साहब, एक बार मैं आपको बता दूं। यह है PCl5 का स्ट्रक्चर। PCl5 में ये जो तीनों बॉन्ड है, ये छोटे छोटे बॉन्ड है, और इन तीनों पोजीशंस को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दोनों पोजीशन पे जो Cl लगे हैं इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। ये जो एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड हैं ये लंबे होते हैं, लंबे, ज्यादा लेंथ होती है इनकी, और किसी भी बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी भी बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इसलिए जब PCl5 को हीट किया जाता है तो ये दोनों निकल जाते हैं, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और PCl3 बचा रह जाता है। ठीक है, अब सुनिए, जब हमने PCl5 को हीट किया तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हुआ। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इसका 1 मोल ले लूं, T=0 पे इसका 1 मोल ले लूं, तो T=0 पे कुछ नहीं बना है। T पे मैं जब देखता हूं, मैंने बहुत देर बाद देखा, तो मैं देख रहा हूं कि भाई अभी भी इसका 0.5 मोल बचा है, और इसके 0.5 मोल से इसका 0.5 मोल। क्यों 0.5 मोल बचा, क्यों इसका? क्योंकि दो रिएक्शन साथ में हो रही है। अब दो रिएक्शन, सर कौन सी दो रिएक्शन तो एक ही हो रही है। PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। नहीं मेरे भाई, एक रिएक्शन नहीं हो रही है। एक तरफ जहां PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ PCl3 और Cl2 मिलके PCl5 बना रहा है। बैक रिएक्शन भी हो रही है, रिएक्शन आगे भी जा रही है, रिएक्शन पीछे भी आ रही है। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं, मतलब दोनों रिएक्शन हो रही है, पर जिस समय दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, यानी रेट बराबर हो जाने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल PCl5 में मतलब PCl5 के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल PCl3 और Cl2 में टूट रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल PCl5 के बनने लगे इन दोनों से। उस समय दोनों रिएक्शन की रेट बराबर हो जाएगी, यानी कि टूटने वाली रिएक्शन और कंबाइन होने वाली रिएक्शन की रेट बराबर हो जाएगी। उस समय एस्टैब्लिश होगा क्या? इक्विलिब्रियम। और इसीलिए कभी भी न ये पूरा खत्म होगा न ये पूरा बनेगा। हर केमिकल रिएक्शन में यही होता है, हर केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं जो 100% कभी खत्म हो जाए। क्या कोई प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, कोई प्रोडक्ट हमें अलग करने के लिए, इसीलिए आप अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है वो सेपरेशन टेक्निक्स अभी पढ़ी है, 12th चैप्टर अभी 11th में आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक नहीं पढ़ी। डिस्टिलेशन,
अच्छा वो सब हट गया था क्या? अबे यार, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं ना, तो उसमें हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, क्योंकि कोई रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता नहीं है, तो वहां पे रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो हमारी सबसे बड़ी एक समस्या केमिस्ट्री में रहती है कि हम उसमें से काम के प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करें, इसलिए हम वो अलग से पढ़ते हैं। जैसे आपने अगर सुना हो कि मान लीजिए हमने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, हमने दो लिक्विड्स हैं उनको मिक्स कर दिया, लिक्विड ए और लिक्विड बी, उनको हमने मिक्स कर दिया। अब हमारा मन कर रहा है हम उनको सेपरेट करें, कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका क्या? कैसे, मतलब कैसे 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 कोई एक तरीका बताइए। मान लीजिए फिजिकली भी शायद कर सकते हैं, शायद डिस्टिलेशन, आपने नाम सुना है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चर्चा करेंगे कभी, कर सकते हैं पर अभी चर्चा करने लगे तो भटक जाएगा। कांस्टेंट कूलिंग एंड बॉइलिंग, मतलब मान लीजिए कि ए का, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके छोड़ रहा हूँ ताकि आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर सकें। मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट था कुछ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज टी ए नॉट, इसका बॉइलिंग पॉइंट था टी बी नॉट, हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉइज़ का तो क्या ही है। अरे ठीक है चला देते हैं, मेरे को भी गर्मी लग रही है। कहाँ से चलता है, कहाँ चलता है? वाओ, क्या आज हमसे सही स्विच दब जाएगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर नहीं करनी चाहिए, और इतनी कर भी लेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुनिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट है टी ए नॉट, बी का बॉइलिंग पॉइंट है टी बी नॉट, हमने दोनों को मिलाया। अब हमें दोनों को अलग करना है, तो मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कुछ ऐसे वैल्यू मान लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है, बी का है 200 डिग्री सेल्सियस, और मैं इस मिक्सचर को हीट करूं और धीरे धीरे अभी मैंने हीट करना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे। मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है? 25, 30, 40, 50, 60, 70, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या वेपर बनने की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है ना भाई? वेपर्स तो किसी भी टेम्परेचर पे बन रही होती हैं, पर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या वेपर बनने की प्रोसेस ज़्यादा होगी? अच्छा अब सोचिए कि ए और बी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, किसकी वेपर ज़्यादा बनेगी? किसकी? ए की। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का ये भी मतलब होता है कि आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट मैंने अब एक बार क्लास में चर्चा भी की थी कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या मेजर कर रहा है? वेपर प्रेशर वीकनेस को मेजर कर रहा है। भाई किसी लिक्विड का जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल, यानी कि उतना ज़्यादा वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। और लिक्विड से वो वेपर में इसलिए जा रहा है ना क्योंकि वो आपस में खुश नहीं है। लिक्विड स्टेट में वो आपस में खुश नहीं है, इसलिए तो वो वेपर में जा रहा है। वो ज़्यादा एक्साइट हो रहा है इसलिए तो वेपर में जा रहा है। अगर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग रहती वो तो लिक्विड में ही रुका रहता। तो वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा यानी कि अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी कम, और बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा मतलब अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा। अच्छा अब देखिए, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके ज़्यादा वेपर बनेंगे,
60, 70, 80, 90, 100 पे पहुंच गए। अब क्या 100 वो पॉइंट आएगा जहां पूरा का पूरा ए उड़ गया, पूरा का पूरा ए उड़ गया। अब क्या केवल बी बचा, सेपरेट हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए के साथ बी भी तो थोड़ा बहुत उड़ेगा। अब यहीं पे खेल आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी बस थोड़ा सा हिंट दिया है, इसको भी पढ़ा जाएगा। तो अभी पहले इस चर्चा पे आते हैं कि क्या आपको ये समझ में आया है कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, उसमें हमेशा दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन कि एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में टूट रहा है, और ये भी हो रहा होता है कि ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है। अब कितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, कितनी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ये हम चर्चा करते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन में। और एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमें कहाँ पढ़ने को मिलती है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन की एक मेन प्रॉपर्टी होती है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की एक मेन प्रॉपर्टी होती है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या बताती है कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, और वो हमें कहाँ चर्चा करने को मिलती है? थर्मोडायनेमिक्स में। रिएक्शन की दूसरी मेन प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि कितना परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और वो चर्चा हमें कहाँ करने को मिलती है? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तीसरी रिएक्शन की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन कितने टाइम में खत्म हो रही है। अरे ये भी तो इंपॉर्टेंट है, अरे जैसे मान लीजिए कि सबके घरों में ये होता है ना कि मान लो किसी दिन कोई खाना बच गया, उसको फ्रिज में डाल देते हैं। नहीं क्या खिला खत्म नहीं। जैसे नॉर्मल होता है कि अगर खाने की लाइफ बढ़ानी है, मतलब वो थोड़ा देर में ख़राब हो, इस खाना ख़राब तो होना ही है, पर अगर मान लीजिए हमने खाना बाहर ही छोड़ दिया तब तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। जैसे गर्मी के सीज़न में तो तुरंत आप अगर अभी एक टाइम दूध ना उबालें, क्योंकि मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ पिछले साल जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, और मैंने ऐसे ही जोश में बाहर ऐसे ही रूम ले लिया कि अब बहुत हो गया, हॉस्टल में बहुत रह लिया, अब मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, ये वो। और मैं बाहर कुछ टाइम के लिए मैंने रूम ले लिया था। अब भाई मेरे को बाहर रहने कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी मेरे को A to Z नहीं पता तो मैं रोज़ दूध खरीद के लाऊं, और ख़रीद के लाता था, उबालता था दूध, अब उबाल के रख दिया। अब मुझे क्या पता गर्मी में कम से कम एटलीस्ट 2 बार दूध उबालो, शाम तक दूध फट गया। मैं शाम में जा रहा हूँ कि यार एक कप चाय पी लेते हैं चाय बनाने जा रहा हूँ, पता चल रहा दूध ही फट गया मेरा। और गर्मी में ये चीज़ बहुत होती है, गर्मी में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। क्यों, वाई? अच्छा चलिए, क्यों, ये हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये सब हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इस चैप्टर में हम खूब चर्चा करेंगे इसकी। क्या आपने देखा है नहीं, वो भी हम चर्चा करेंगे, तो ठीक है। मतलब एक एग्जांपल बहुत है, अभी के लिए एक एग्जांपल बहुत है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और इसकी चर्चा हम करते इसी चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है इसमें रेट शब्द खूब आएगा। तो आइए हम देख लें पहले कि बेस्ड ऑन रेट, बेस्ड ऑन कितने टाइम में कोई रिएक्शन ख़त्म हो, उसके बेसिस पे रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। बेस्ड ऑन कि कितने टाइम में कोई रिएक्शन ख़त्म हो रही है, उस बेसिस पे रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा जाता है।
पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो रही हो, कि हमने रिएक्शन की खत्म, रिएक्शन की खत्म। जैसे 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 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी ने अपने स्कूल में केमिस्ट्री लैब का मुंह देखा है? देखा है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल डमी चलते हैं ना, तो मैं जब भी क्लास में पूछता हूँ किसी मतलब आपने ये रिएक्शन किया है लैब में? नहीं सर, हमने तो आज तो लैब देखी ही नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग बहुत दुर्भाग्य में जी रहे हो, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में बड़ा मज़ा आता है भाई। अगर केमिस्ट्री लैब तुमको खाली मिल जाए ना, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे को केमिस्ट्री लैब अपनी खाली मिल गई क्लास 12th में, और मैंने फिर उसमें जो किया है मैंने, जैसे अच्छा केमिस्ट्री लैब में तुम लोग का अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है, सॉल्ट वाला। सॉल्ट जैसे तुम लोग को सॉल्ट पकड़ा दिया जाए, उसमें रिएक्शन करके बताना हो कि इसमें कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, उसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो बाकी नॉर्मल अभागे बच्चे क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। मैंने क्या किया, उसको करके देखा है। मैं अपनी केमिस्ट्री लैब की, अगर मेरे कोई स्कूल से गलती से देख लिया तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, मैंने अपनी केमिस्ट्री लैब को कोई सॉल्ट नहीं छोड़ा। मैंने सारा सॉल्ट टेस्ट करके देखा, हर रीजन से टेस्ट करके देखा है। हुआ ये था ना कि 12th में अपन को ये सब करना होता है। 12th में था साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, स्कूल में। अब जब कोई कारनामा होने लगता है स्कूल में, तो सब लोग अलग अलग जगह पर बिजी हो जाते हैं। फिर पढ़ने लिखने कॉल है, कोई नाचने जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। आपन खलियर आदमी, ठीक है। तो मेरे को अपनी भाई क्लास में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई एक्टिविटी हो गई या कुछ हो गया, तो फिर मेरे क्लास टीचर, भाई मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, उनको थोड़ी मेरे से खुन्नस भी थी। तो मैं कभी कभार स्कूल जाता था, मैं बोला सर क्लास में तो ये एक्टिविटी वगैरह चल रही है, मैं कहाँ जाऊँ? तो बोलना जाके लैब में बैठ जाओ। मेरे को पहले दिन तो बोले यार, मैं सोचा लैब उतनी बढ़िया जगह तो है नहीं, मतलब एक पंखा लगा है, सफोकेशन भी होती है, बहुत ऐसे वेंटिलेशन वाली जगह है भी नहीं। मैं सोचा क्या जाके बैठूँ, फिर मैं सोचा चलो बैठ के देखते हैं क्या है। पहले दिन में जाके बैठा, अब मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, अपना कुछ कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा यार बहुत देर तक कोई लैब में आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कुछ खुरपात की जा सकती है। तो मैं था, मेरा दोस्त था, हम दोनों ने सोचा चलो कुछ करके देखते हैं। भाई केमिस्ट्री लैब में ऐसे तो कुछ करने को मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, जो होता है मतलब अपने लैब असिस्टेंट भैया ही करा देते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने खुराफात करनी स्टार्ट की, एक केमिकल से दूसरे ऐसे मिला रहा हूँ मैं, टेस्ट ट्यूब में लेके टेस्ट ट्यूब तोड़ रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ। जैसे तुम कोई एसिड गिरा दो अगर उसके उस पर स्लैब पे, आग लग जाएगी भाई। अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरा रहे हो ना स्लैब पे, तुरंत आग लग जाएगी, तुरंत। वो इतनी मोटी मोटी कांच की बोतलों में रखा होता है। मैं बहुत मस्त एकदम बकचोदी की पूरी बढ़िया वाली की है भाई। फिर मैं अंदर गया जहाँ सारे सॉल्ट्स रखे रहते हैं, एक अंदर रूम था उसमें सारे सॉल्ट्स रखे थे। वो सॉल्ट मैंने उठा के टेस्ट किए हैं, जो टेस्ट किए हैं मैंने, जितनी केमिस्ट्री पढ़ी थी सब उस पर लगाई है, सही गलत सब लगाया। और फिर एक चैप्टर वही चलता है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको 10 तरह के, पता नहीं कितने तरह के सॉल्ट्स के एनायन कैटायन सबके टेस्ट पढ़ने होते हैं। मैंने सब कर करके देखे हैं, मैं सब पढ़ के आता था और कर करके देखा। मैंने एक हफ्ते में भाई केमिस्ट्री लैब का इतना सदुपयोग किया है ना, इतना सदुपयोग किया है। और एट द एंड मैंने बहुत कुछ जलाया, बहुत कुछ बर्बाद भी किया वहाँ पे, पर वो वर्थ इट था, पर वो बहुत वर्थ इट था। क्योंकि उस चक्कर में मैं, मतलब जैसे मेरे को भी ना रिएक्शन वगैरह याद नहीं होती थी, उस चक्कर में बहुत सारी रिएक्शन याद हो गई कि अच्छा, क्योंकि एक बार देख लिया। आदमी जो चीज़ एक बार देख लेता है, खुद से कर लेता है, कहाँ भूलता है यार। रोज रोज करने को थोड़ा ना मिल रहा है। रोज रोज ये आपको नसीब थोड़ा ना कि आप टेस्ट ट्यूब में आग लगा दें, धुआं निकलने लगे, वो आपके हाथ पे गिर जाए। एक बार तो कुछ तो मेरे हाथ पे भी गिरा था, पता नहीं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। और मेरे को लगा अब तो मैं ख़त्म, अब तो मैं चल के एक बार घर पे कॉल कर लूँ, आखिरी बार दोस्तों से मिल लूँ, अब तो मैं बचूंगा नहीं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बच गया और आज यहाँ खड़ा हूँ। तो सुनिए, तो अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब में गए हों और आपने एक रिएक्शन की हो कि हम BaCl2 लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 लेते हैं, ये दोनों एकदम कलरलेस सोल्यूशन, इनका कोई खुद का कलर नहीं, एकदम कलरलेस। टेस्ट ट्यूब में लिया, दोनों को मिला दिया, और जैसे ही दोनों को मिलाया एक वाइट PPT फॉर्म होता है BaSO4 का। जैसे ही दोनों को मिलाया, ऐसा कभी कुछ किया? 11th में ही करते हैं शायद, 11th में करते हैं। नहीं मतलब देखा है कभी, देखा होगा शायद। तो ऐसा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। एक होता है कि आप AgNO3 का सोल्यूशन लें, और AgNO3 का सोल्यूशन लें और उसमें NaCl मिला दें, तो AgCl का तुरंत PPT बनता है, तुरंत PPT बनता है, तुरंत। और वो ऐसा एक मतलब वो भी वाइट कलर का PPT होता है। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो तुरंत एकदम, क्या हो गया, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो एकदम तुरंत होते हैं, मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उनको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वो तुरंत खत्म हो रहे हैं। अब भाई जो रिएक्शन तुरंत खत्म हो रही है उसका रेट हम कैसे मेजर करें? बहुत दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि तुरंत खत्म होने वाली रिएक्शन में कब स्टार्ट हो रही कब खत्म हो रही पता ही नहीं चल रहा, साला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म। हम एनालिसिस तो कर नहीं सकते तुरंत। अच्छा, एक और टाइप की रिएक्शन होती है जिनको हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन जैसे लोहे पे जंग लगना, बहुत स्लो रिएक्शन। अब ये बताओ, जो रिएक्शन साल 2 साल महीनों में खत्म हो रही है, क्या हमारे पास उतना पेशेंस है कि हम उसको स्टडी कर पाएँ, उसकी अच्छे से लैब में बैठ के एनालिसिस कर पाएँ? नहीं, हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है। हम भी इंसान हैं भाई, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है। तो बहुत स्लो रिएक्शन का मतलब है कि इट टेक्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। मतलब ये खत्म होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेती है। और इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है कि भाई 6 महीने 2-3 साल बहुत समय है, ये रिलेटिवली बहुत समय है, हम नहीं स्टडी कर सकते लैब में। तो ना हम उन रिएक्शन की स्टडी करते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की भी स्टडी नहीं करते हैं, और ना हम उन रिएक्शन की स्टडी करते हैं जो बहुत देर में खत्म हो। हम स्टडी करते हैं मॉडरेट या जनरल रिएक्शंस। हम स्टडी करते हैं मॉडरेट या जनरल रिएक्शन की। मॉडरेट या जनरल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनको ख़त्म होने में 1-2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 1-2 दिन, 4 दिन ऐसे लगे, कि हम लैब में बैठ के अच्छे से उनकी एनालिसिस कर लें कि भाई साहब अच्छा इस चीज़ का कंसंट्रेशन चेंज करें तो इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कितनी देर में ख़त्म होगा, ये सब हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। जिस रिएक्शन की स्टडी हम अच्छे से लैब में कर पाएँ, उन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, और उन रिएक्शन को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन या जनरल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि बहुत ना जल्दी ख़त्म हो रहे, दे आर नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। तो हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही हैं। इस चीज़ के बेस में हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली। दीज आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भाई साहब ये बताइए कि ये रेट होती क्या है और निकालते कैसे हैं? ये रेट क्या चीज़ होती है, और हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर पकड़ा दिया तो हम रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो आइए हम लिखें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आइए हम लिखें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।
आइए हम पढ़ें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और आपके सौभाग्य की बात है कि अभी हम तुरंत रेट शब्द की डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम अभी बेसिक चीज पढ़ेंगे। क्या आप स्पीड के बारे में वाकिफ है? स्पीड, अच्छा ठीक है, तो मैं वहीं से चर्चा स्टार्ट करता हूं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप सबने तेलियरगंज देखा तेलियरगंज, अच्छा देखा ही होगा। मतलब आप कभी MNIT के पास से गुजरे हैं चौराहे से? नहीं। आपकी फेवरेट लोकेशन यहाँ पे? हाँ कहीं भी, चलो ठीक है। हमें मान लीजिए आप अभी यहाँ पे हैं, आपको यहाँ से सुभाष चौराहा जाना है, ठीक है। तो उस्मान भैया अभी यहाँ पे हैं SPC में, उनको जाना है सुभाष चौराहा। ऐसा क्या है सुभाष चौराहा? ऐसा क्या है सुभाष चौराहा पे? क्या? अच्छा LCO है। ओ, क्या LCO का खाना कैसा है? मैंने ऐसे बाहर से ही देखा और मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं अंदर जा सकता हूँ। कुछ खास नहीं है? हाँ, ओह, अब तो मेरे जानने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसे ही फूडी आदमी, कुछ हूँ नहीं खास, दाल रोटी वाला आदमी हूँ मैं। नहीं तो फिर सबसे बढ़िया क्या है इधर? सबसे बढ़िया क्या है रेस्टोरेंट में? क्या? हॉट चॉकलेट? ये कौन, कोई आउटलेट है क्या? हाँ नाइस। कहाँ पे है? सुभाष चौराहा पे हॉट चॉकलेट, ठीक है, देखते हैं कभी देखते हैं अगर मौका मिला तो। क्या यहाँ पे? मतलब मेरा होम टाउन पूछ रहा है? गोरखपुर जानता है? गोरखपुर के पास में एक जगह है, जस्ट 1 घंटा दूर, देवरिया, वहां से। अच्छा सुन, तेरे को जाना है SPC से सुभाष चौराहा, कितना टाइम लगता होगा? कितना टाइम? क्या? मान ले हम सब कुछ मिला जुला के और उस्मान कोई पसंद आ गया तो उसको देख ले, तो वो सब कुछ मिला जुला के 10 मिनट ले लेते हैं, ठीक है? हाँ 10 मिनट पहुंच जाएगा ना? तू पहुंच जाएगा ना? ठीक है, तो 10 मिनट हमने ले लिया। और मान ले डिस्टेंस कितनी होगी? 2 किलोमीटर? 1 किलोमीटर कितना? एक किलोमीटर, ठीक है, एक ले लेता है 1 किलोमीटर। अच्छा, तो SPC से उस्मान भैया जा रहे हैं सुभाष चौराहा, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो क्या हमने 2 तरह की स्पीड पढ़ी है? कोई आया क्या? क्या हमने 2 तरह की स्पीड पढ़ी है? एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड उस्मान भाई क्या होगी ये बताइए? क्या एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, 1/6 आवर। अबे घंटे में कन्वर्ट करो ना, 1/6 आवर। अरे 10/60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? मैंने मिनट पूछा, तुम सेकंड बता रहे हो। अरे महाराज, 1/6 घंटे। अरे मेरे भैया, तो क्या ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई? ठीक है, इतनी धीरे, चलो इतने धीरे।
क्या ये एवरेज स्पीड है? अच्छा, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि एट एन एवरेज उस्मान भैया, अगर मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता उस्मान भैया के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया रास्ते में, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या किया, जो भी किया, तो क्या हम ऐसे अंधा बता सकते हैं कि एट एन एवरेज उस्मान भैया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे? हम ये बता सकते हैं। पर क्या उस पूरी पाथ में हमेशा उस्मान भैया की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी? नहीं, कभी हो सकता है रेड लाइट हो, कभी किसी का कॉल आ गया, कभी खाली रोड मिल गई, तेज भगा दिया। तो क्या पूरी स्पीड, पूरी पाथ में स्पीड कांस्टेंट है? नहीं। क्या वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है? क्या उस हर इंस्टेंट पे स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ी में आपके डिवाइस भी लगा है? लगा है ना? अरे यार, वो भी इसको याद करना पड़ रहा। प्रभु शत शत नमन। तो क्या हर इंस्टेंट पे आपकी अलग अलग स्पीड आएगी? उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। और एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है कि जब आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली, हम टोटल टाइम देख लेंगे आपने कितना लिया है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज स्पीड क्या वैल्यू देगी? अरे भाई यही गिरी है भाई, ये 2 बार ऐसे किया। इसको दिखी उस्मान, आगे सलामत। ठीक है, हाँ अभी और पढ़ना है? हाँ नहीं, ये कुछ और बोला था। नहीं कुछ और, मैंने गलत सुना, सही सुना? सही सुना। हो सकता है कुछ और भी करना हो। नहीं, मैं कह रहा अभी और आगे सलामत करनी है। अच्छा, अभी और सलामत करनी है आपको? तो कुछ खास दिखता नहीं है। सही से दिखता नहीं है तो आप चेकअप क्यों नहीं करा रहे आई का? कराना है, करवा लीजिए भाई, दिक्कत हो जाएगी। क्यों उतार के फेंक दिया? चश्मा लगाने से सर में दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसा मत करिए, आँखों का ध्यान रखिए भाई, ये गलत बात है। अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है यार। अभी तो कॉलेज जाओगे, कॉलेज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैसे देखोगे? आंखें सलामत नहीं रहेंगी तो। बहुत कुछ देखना होता है अब्बू। अच्छा, तो क्या 2 टाइप की स्पीड होती है? एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से रेट के भी 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से 2 टाइप? एक होता है एवरेज रेट और एक होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाट इज एवरेज रेट? जैसा कि हमने स्पीड में देखा था कि हमने अपनी पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको डिवाइड करने में हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। रिएक्शन में हम चेंज कैसे मेजर करते हैं? रिएक्शन में हम कैसे देख रहे होते हैं कि रिएक्शन हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है? वो हम देख रहे होते हैं जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है। सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन ली थी ना, PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2। मान लीजिए हमने इनिशियली एक कंटेनर में 1 मोल PCl5 ले लिया और हम टकटकी लगा के बैठ गए कि अच्छा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये 1 मोल PCl5 0.9 मोल में कन्वर्ट हो गया, फिर 0.8 मोल में कन्वर्ट हो गया, 0.7 में कन्वर्ट हो गया। क्या इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है? तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रही है।
इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि रिएक्शन हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन के होने का सबसे बड़ा माप क्या है, किसी भी रिएक्शन के होने का सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या है, किसी भी रिएक्शन के होने का सबसे बड़ा, हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हमें कैसे पता चलता है जब कोई रिएक्शन होती है? तो हमें पता चलता है चेंज इन कंसंट्रेशन से। और उस चीज को हम जब डिवाइड कर दें कि कितना टाइम लग रहा है, तो हमारा निकल आता है एवरेज रेट। हमारा क्या निकल आता है? एवरेज रेट। मतलब अगर किसी रिएक्टेंट का इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन था, फाइनली कुछ कंसंट्रेशन हो गया, तो क्या हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे? चेंज में हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज में हम क्या करते हैं? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम उसकी कंसंट्रेशन का चेंज ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, जितना भी टाइम लगा, क्या हमें एवरेज रेट मिल जाएगी? अच्छा 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 अच्छा। पर अब मेरे को चुल मची कि भाई साहब अब मेरे को चुल मची, जैसे 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 मैं आपके सामने कुछ बनाता हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग कर देता हूँ। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, N2O5 एक कंपाउंड है, वो टूट रहा है NO2 और O2 में, ठीक है। N2O5 एक कंपाउंड है, वो टूट रहा है NO2 और O2 में, ठीक है। अब N2O5 की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने बनाया है। जो N2O5 की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ ऐसे चेंज कर रही है। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। इनिशियली टाइम t इक्वल टू यहाँ पे 0 था, उस टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी कंसंट्रेशन कुछ यहाँ पे थी, पीक पे, अपनी पीक पे। तो मान लेते हैं इसको 1 मोल मान लेते हैं, 1 मोल, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ा, बढ़ 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 बढ़, क्या कंसंट्रेशन कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या इसका कंसंट्रेशन पीक पे था 1 मोल, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगी। अच्छा, तो मान लो मेरे को चुल मची कि मैं इस टाइम पे, मान लो एक टाइम है 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, मैं इस टाइम पे जानना चाहूं कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। मैं इस टाइम पे जानना चाहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन मेरी क्या है। पहले मैं कैसे देख रहा था रेट ऑफ रिएक्शन? पहले मैं देख रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, इसके पहले वाले केस में एवरेज रेट में मैं देख रहा था कि हमारी रिएक्शन जब, मतलब हम जितने में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो टोटल टाइम में हम देख रहे थे। अब जैसा कि मैंने बोला कि उस्मान भैया पूरे टाइम पे 6 किलोमीटर पर आवर से चले नहीं होंगे, जब उनको रोड खाली मिली होगी तो उन्होंने तेज चला दी, किसी का कॉल आया तो रुक गए, कोई अच्छा दिख गया तो रुक गए। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छा खाने को दिख गया तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? खाने के अलावा देखिए कुछ सोचते ही नहीं है, तो गुड, नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। अब्बू मेरे भाई, हाँ सुनो, तो रिएक्शन में किसी फिक्स्ड रेट से थोड़ा ना हो रही थी, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा ही उसकी एक कांस्टेंट रेट होगी। भाई साहब कभी वो तेज होगी, कभी धीरे होगी। तो अगर मेरे को चुल मची कि t इक्वल टू 5 पे मैं रिएक्शन की रेट मेजर करूं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं अगर रिएक्शन की रेट निकाल रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। और अगर मैं पूरे टाइम इंटरवल में निकाल रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। पिछले वाले में मैंने क्या किया? मैंने एक पूरा टोटल टाइम इंटरवल लिया, मान लीजिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। मैंने क्या लिया? टाइम इंटरवल।
और उसमें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को देखा। तो जब ऐसे मैं करूंगा कि मैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्जर्व तो कर रहा हूं पर एक फिक्स टाइम इंटरवल में, तब वो जो रेट निकलेगी उसको बोलेंगे एवरेज रेट। और जब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t = 4 सेकंड, t = 5 सेकंड ऐसे देख रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरे को रेट बताओ रिएक्शन की, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अंतर समझ में आया दोनों का? अंतर समझ पक्का पक्का पक्का? अच्छा, अब देखिए दोनों को नापते कैसे हैं, दोनों को नापते कैसे हैं। देखिए यहां हम लिखते हैं एवरेज रेट, यहां हम लिखते हैं एवरेज रेट। देखिए देखिए देखिए, अगर किसी को कुछ लिखना हो तो लिख भी सकता है कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, मतलब दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, फलाना ढिमका। जिसको जो समझ में आए वो लिख सकता है। जो भी जिसको समझ में आए वो सब लिख ले। यस, कोई समस्या? उतनी जितनी गणित लगेगी उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी गणित लगती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, पक्का 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 पक्का। अच्छा, अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में। ठीक है, इनिशियली टाइम t = 0 पे माहौल देखिए, माहौल देखिए, माहौल देखिए। इसकी कंसंट्रेशन थी कुछ C1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कुछ बना ही नहीं होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। t = बहुत देर बाद t पे देखिए, बहुत देर बाद t, इसकी कंसंट्रेशन हुई C2। ठीक है ठीक है, और ये भी कुछ बन गया होगा कुछ, तो अभी मुझे मतलब ही नहीं, बाद में जाए। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे निकालनी है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे मेरे को एक क्या टाइम इंटरवल दिया है, t = 0 से t = t। तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो मैं कौन सा रेट निकाल रहा हूं यहां पे? क्या मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहा हूं? नहीं, मैं एक टाइम इंटरवल में निकाल रहा हूं, t = 0 से t = t। इस टाइम इंटरवल में मैं रेट निकाल रहा हूं भाई साहब। अगर मेरे को बोल देता कि t = 2 सेकंड पे रेट बताओ, तब वहां पे मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहा होता। पर अभी मैं t = 0 से t = t के बीच में जो भी कुछ घटित हुआ है उसके बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं निकाल रहा हूं एवरेज रेट। दिस इज एवरेज रेट। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट व्हाट व्हाट? चेंज इन कंसंट्रेशन, हमेशा मेरे साथ बोलिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पहले, कंसंट्रेशन इनिशियली t = 0 पे C1 था और फिर लास्ट में जाके C2 बन गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज C2 - C1। C2 - C1, फाइनल क्या है? C2। इनिशियल क्या है? C1। इनिशियली भाई साहब ये C1 कंसंट्रेशन पे था, मान लीजिए 1 मोल 2 मोल कुछ भी, फाइनली क्या हो गया? C2 बन गया। तो क्या फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा? फाइनल टाइम जो भी हमने मेजर किया t माइनस इनिशियल, क्या हमने शुरू कहां से किया था? 0, यानी कि C2 - C1 अपॉन t।
रेट निकालना आया, रेट निकालना आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, आप बोल तो कुछ ठीक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख दूँ? लिख दूँ? कोई दिक्कत? बुखार आ गया, डर लग गया, क्या क्या नहीं समझ में आया? सुनिए 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 सुनिए, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब है कि हम किसी टाइम इंटरवल में रेट निकाल रहे हैं। अच्छा, डेल्टा सी इज चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज। डेल्टा क्या मतलब होता है? डेल्टा क्या मतलब होता है? एक ऑपरेटर होता है बेसिकली, ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसका मतलब होता है चेंज, और यही ऑपरेटर करवाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा सी का मतलब हो गया फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि मेरी रिएक्शन का एवरेज रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्या सबने लिमिट पढ़ी है? लिमिट थोड़ी हल्की सी मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि ये रिएक्शन घटित हो रही है, PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, T इज इक्वल टू 0 पे मैंने शुरुआत की है जब रिएक्शन को देखने की, तो ये 1 मोल पे था, ठीक है, और T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये 0.6 मोल पे पहुंच गया। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अरे चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले बोला करिए, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल माइनस, यानी कि 10 माइनस अपॉन 10 ना। अब क्या यूनिट होगी वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। आगे क्या समझ में आया कैसे रेट निकाल रहे हैं? अब देखिए, अब सुनिए ध्यान से कि बात यह है कि अगर मुझसे कोई पूछ दे कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना रेट है, क्या मैं निकाल सकता हूं? देखिए कैसे निकाल सकता हूं। अभी क्या इस इंटरवल की लेंथ है 10। अभी इस इंटरवल की लेंथ है 10। अगर सोचिए यहां पे है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, अगर मुझे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस इंटरवल को लाना हो, इस इंटरवल को मैं इतना छोटा कर दूं कि वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो जाए। अभी इस इंटरवल की लेंथ है 10, ये t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 के बीच में है, और मैं इसको इधर से खींचूं, सॉरी इधर से दबाऊं, इसको इधर से दबाऊं कि ये t इज इक्वल टू 5 पे पहुंच जाएगा। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली ये जो डेल्टा t है उसको बहुत छोटा कर रहा हूं, बहुत छोटा, और इस डेल्टा t को बहुत छोटा करके मैं अप्रॉक्सीमेटली 0 पहुंचा दे रहा हूं, ताकि मेरा इंटरवल ऑलमोस्ट 0 हो जाए, और मैं किसी डेफिनेट टाइम पे पहुंच जाऊं। थोड़ा सा फील आया? तो इस चीज को करने के लिए मैं लिमिट लगाता हूं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, और इसको हम लिख देते हैं लास्ट में
बस इतने में लिमिट का यूज था, इसको हम लिख देते हैं लास्ट में DC बाई। नाउ व्हाट इज DC? DC इज वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन DT टाइम। DT क्या है? बहुत छोटा टाइम में चेंज। DT क्या है? टाइम में बहुत ज्यादा छोटा चेंज, बहुत इत्तू सा चेंज, इत्तू। और DC क्या है? उस छोटे से इत्तू से टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन में इत्तू सा चेंज आया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज जब भी हमें निकालना होगा, क्या हम DC बाई DT वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम लिखेंगे, है ना। और जब हमें T=5 पे निकालना होगा तो हम लगा देंगे T=5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या आप दोनों रेट के बारे में समझ चुके? दोनों रेट के बारे में, दोनों रेट के बारे में। आइए अब एक एग्जांपल करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बेस्ड ऑन, हमने अभी पढ़ा कि दो तरह के रेट होते हैं, ठीक है। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ये होता है नापने के बेसिस पे। एक और ज़रिया है जिसके बेसिस पे हम रेट नापते हैं, वो ज़रिया है कि रिएक्टेंट ख़त्म कितना हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है। किसी भी रिएक्शन में देखा जाए, किसी भी रिएक्शन में देखा जाए, मान लीजिए A goes to B + C है, ये रिएक्शन हो रही है। तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो क्या मैं बोलूँगा कि मेरा ये रिएक्टेंट ख़त्म होगा, धीरे धीरे कंज्यूम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और क्या धीरे 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 मेरा प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा। तो इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान सुनिएगा। रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अब मैं एक नई टर्म ऐड कर रहा हूं, डिसअपीयर हो रहा है। मेरा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, अपीयर हो रहा है। क्या मेरा रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है और क्या मेरा प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है ना। तो हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए निकालते हैं? रिएक्टेंट के लिए। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकालेंगे? प्रोडक्ट के लिए। अपीयर कौन होता है भाई साहब? प्रोडक्ट। डिसअपीयर कौन होता है? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज है भाई साहब, और यही पूरे चैप्टर की जड़ है। अगर आपने यहाँ अच्छे से खेल लिया तो आप पूरे चैप्टर को हंसी खुशी काट पाएंगे। अरे आज बाकी लोग क्यों नहीं आए? अश्विनी, ये आज तुम आए, सब गायब हो। तुम क्यों, आप क्यों नहीं आ रहे थे? आप क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ, कहाँ से आते हैं आप? चकिया? ये कहाँ पे? हाँ, ये भी राजापुर। अरे मेरे को वो बताओ कि फाफा साइड। अच्छा, वो अलग इधर और आगे झलवा। अच्छा झलवा, अच्छा जहाँ से ये आती है अश्विनी आती है। अच्छा, मतलब IIIT साइड। तो वो शहर के और बाहर पड़ेगा, अंदर पड़ेगा, मतलब क्या बाहर पड़ेगा? अच्छा ठीक है। कितना टाइम लगता है आपको आने में? अच्छा, ट्रैफिक नहीं है तो 10-15 मिनट, ठीक है। चलिए, हाँ लाइट की तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो रुके हुए हैं इधर शांतिपुरम में, वो लोग भी बोल रहे थे कि लाइट वाइट तो बहुत कट रही है। सिविल लाइन में नहीं कटती, पार करती है। हमारे यहाँ भी कम ही कटती है, पर कभी कभी जब कट जाती है तो हालत ख़राब हो जाती है।
अरे देखिए देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या हम रेट लिख रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम? ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हम ज्यादातर केसेस में रेट को लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के तरह, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ जो भी, वैसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बड़े प्यार से देखिएगा। मैं कुछ कुछ लिखूंगा अभी और आपको उसको देख के बस डरना नहीं है। मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज माइनस डी ए बाई डी टी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज प्लस डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी। आप सुनिए ये कैसे आया। क्या बेसिकली जब मैं डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, डी ए बाई डी टी लिख रहा हूं तो ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन। ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा है, अगर मैं मान लीजिए, कहां गया स्टाइलस, कहां गया? अच्छा, अगर मान लीजिए यहां कोई सब्सटेंस ए है और मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूं तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए की, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस ए है, मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूं तो मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए की। इसी तरह मैं बी को ब्रैकेट में लिख दूं तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी को लिख दूं तो कंसंट्रेशन ऑफ सी। कंसंट्रेशन हम जनरली किस टर्म में मेजर करते हैं? मोलैरिटी के। जनरली हम लोग मोलैरिटी, मोल पर लीटर, मोलैरिटी, ठीक है। तो इधर सुनिएगा कि अगर मैं लिख रहा हूं डी ए बाई डी टी, इसको हम लोग ए ही पढ़ेंगे ऐसे कि नहीं तो बार बार ब्रैकेट में ए या कंसंट्रेशन ऑफ ए बार बार बोलने में दिक्कत होती है ना, तो हम लोग इसको डी ए बाई डी टी, अगर ये लिखा रहेगा डी ए बाई डी टी पढ़ेंगे। लेकिन हम दिमाग में क्या समझेंगे कि दिस इज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं डी ए बाई डी टी बेसिकली, तो क्या ये रेट ही है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, उसमें जो चेंज है वो बहुत छोटा हो गया, पर क्या बेसिकली ये रेट ही है? कि चाहे डी ए बाई डी टी लिखे, डी बी बाई डी टी लिखे, डी सी बाई डी टी लिखे, ये बेसिकली रेट ही है। अब बस समस्या ये है कि मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट में माइनस लगा दिया आगे और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में प्लस लगा दिया आगे। इसका क्या मतलब है सोचिए। बेसिकली मतलब हाँ यही है कि ये डिसअपियर हो रहा है। तो अब सुनिए, जब कोई चीज डिसअपियर होती है यानी कि समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन घट गई। अरे समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन घट गई यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू कम हो गई, इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी। तो क्या जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल निकालूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब भी मैं कोई चीज नाप रहा होता हूं, जब भी मैं कोई चीज मेजर कर रहा होता हूं, तो मेरी आंखों को बहुत सुंदर नहीं लगता अगर वो नेगेटिव आए तो। हाँ, मैंने बेसिकली माइनस आगे इसीलिए लगाया है कि जब मैं डी ए बाई डी टी करूंगा तो क्योंकि वो रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, तो फाइनल वैल्यू कम हो गई, इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी। तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए मैं एक और नेगेटिव आगे लगा रहा हूं ताकि मैं उस रेट वाली टर्म को पॉजिटिव कर सकूं, ताकि मैं रेट वाली टर्म को पॉजिटिव कर लूं। जब भी मैं कोई क्वांटिटी नाप रहा होता मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा उसको पॉजिटिव ही रखूं, वो मेरी आंखों को देखने में अच्छा लगेगा, बस ऑपरेट करने में भी अच्छा है ना वो। तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा जाता है माइनस साइन के साथ। किसी भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट ले लेंगे उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप कैसे लिखेंगे? माइनस साइन के साथ, माइनस डी ए बाई डी टी। अगर हम वहां पे कुछ और सी डी एफ ई लिख लेते तो माइनस डी ई बाई डी टी, माइनस डी एफ बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे। तो व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट? माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस के साथ बस। और इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है? अब प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, क्या उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो थी, फाइनल कुछ हो रही होगी,
तो क्या उसका फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तो क्या हम उसे प्लस dv/dt लिख सकते हैं? वो प्लस साइन अवॉइड भी करिए, बस dv/dt लिखिए तब भी सही है, ठीक है। और दोनों की रेट बराबर होती है, दोनों की ही रेट बराबर होती है, चाहे मैं dv प्लस dv/dt लिखूँ चाहे प्लस dc/dt लिखूँ, दोनों सेम चीज़ हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर बेसिक है ये, अगर इसका 1 मोल होगा तो ये 2 ट्राई, तो अगर इसका भी 1 ही मोल तो बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा, है ना। तो इसलिए दोनों सेम टाइम में बनेंगे, इसलिए दोनों का कंसंट्रेशन सेम टाइम में चेंज हो रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम चेंज हो रहा है, वो भी सेम टाइम में चेंज हो रहा है। तो क्या दोनों की रेट सेम होगी? क्योंकि व्हाट इज रेट? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा जी, ओके। तो क्या मैं अगर आपको कोई रिएक्शन दूं तो और डेटा वेटा दे दूं तो आप रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल देंगे? निकाल देंगे? पक्का? पक्का निकाल देंगे? पक्का? चलिए एनसीईआरटी सब लोग लाएं, तीनों एनसीईआरटी खोलिए। लाइए मेरे को बताइए। हा 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 हा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया क्या? मैं अपने से देता हूँ, रुकिए मैं अपने से बना के देता हूँ कुछ, या रुकिए मेरे पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। वो आपके पढ़ने में ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। अबे व्हाट द हेल मैन, सभी लोग इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर। हाँ अरे मेरे पास एक तो अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास। रुको मेरे को लैपटॉप खोलने दो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। क्या आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आई है? आ गई है? पक्का आ गई है? तो क्या मेरा लैपटॉप मुझे स्वीकार करेगा? नहीं। हाँ मेरे लैपटॉप ने मुझे स्वीकार किया। अब बस जो मैं करना चाह रहा हूँ हो जाए। मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, नाइस, वेरी नाइस। और जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहेगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ा वाला, मैं हूँ जियान। सच में जियान की तरीका आता हूँ क्या मैं? अरे यार भाई मिल जा प्लीज़, भाई प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू भाई, आई रिक्वेस्ट। केमिकल 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 केमिकल, ये मिल गया मिल गया मिल गया। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अरे बहुत बढ़िया। हाँ देखिए रिएक्शन हो रही थी 2N2O5 कन्वर्ट्स टू 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही थी 2N2O5 कन्वर्ट्स टू 4NO2 प्लस O2। सब कुछ गैस में है, सब कुछ गैस में, सब कुछ गैस में, सब कुछ गैस में। It was found that the concentration of NO2, it was found that the concentration of NO2, the concentration of NO2 increases by 5
2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate the rate of disappearance of N2O5. Calculate the rate of disappearance of N2O5. ये रिएक्शन है 2N2O5 गैस goes to 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। हमने ये पाया कि जो NO2 की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर यानी कि मोल पर लीटर से इन 5 सेकेंड। NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है भैया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालने से पहले आप मुझे एक और बात बताइए। आप मुझे बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। आप मुझे ये भी बताएंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और ये पहले ये बताएंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। जल्दी जल्दी। क्या मैं पहला क्वेश्चन खुद करके दिखाऊं? लिख लीजिए, मैं खुद करके दिखाता हूं। भाई साहब खुद कर दिखाऊं, साथ में सॉल्व करूं? हेल्प चेंज ट्राई कर रही। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ही करना है और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। हाँ कर रहा हूँ, साथ में कर रहा हूँ। कर लीजिए, ट्राई करना हो तो कर लीजिए, हाथ पैर मार लीजिए। अबे ये बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? dNO2/dt विच इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो क्या 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय, सही आंसर है भाई। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या है? dNO2/dt। बस यही तो करना था, प्लस dNO2/dt। चेंज इन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो बोल रहा है ना कि इट इंक्रीजेस बाय 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर। और कितने टाइम में इंक्रीज हो रहा है? 5 सेकंड में। तो दोनों को डिवाइड करो, क्या हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ गया है। ठीक है, बराबर नहीं आ सकता। मैं कब बोल रहा हूं बराबर आएगा? क्या बस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना आया है? क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना आया है?
मोलैरिटी, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या नहीं है? गिवन मास, हाँ गिवन मास नहीं है, पर गिवन मास का क्या करेंगे? अच्छा देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए सब लोग इधर देखिए, क्या मैं निकाल सकता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू प्लस dNO2 डिवाइड बाई dt। भाई अपीयरेंस वाले को हम प्लस में लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। अच्छा, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² हो रहा है मोल पर लीटर? मोलैरिटी क्या होता है बेसिकली? मोल पर लीटर ही तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम इज 5, तो क्या दिस इज 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, यही आया? अरे भाई साहब आया? अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, एक बात सुनिए, इधर इधर रिएक्शन क्या थी? 2N2O5 goes to 4NO2 + O2। अब सुनिए, क्या जब इसके 2 मोल गायब होंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? जब इसके 2 मोल गायब होंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा। यानी कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा होगा, इसका आधा मोल बन रहा होगा। यानी कि कंसंट्रेशन में ही उसी के प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा होगा, है ना? हाँ, कंसंट्रेशन में उसी प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा होगा। देखते देखते क्या क्या आएगा, अभी मुझे नहीं मालूम, पर देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सुनिएगा, अच्छा जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहा हूं ना, अच्छा ये बताइए कि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना आ गया? आ गया ना? तो बहुत आसान सी चीज करिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले निकालना सीख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या मैं अब अपनी सहूलियत के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD लिख दूं? ROD, ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी मैं ये भी नहीं लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी देखिएगा, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? अरे प्रोडक्ट ना, अपीयर कौन होता है? प्रोडक्ट। तो क्या ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप सुनिए, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, क्या मैं यहां से रेट ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं? सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू, क्या मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पता है? क्या मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पता है? अभी मैंने निकाला 4 इंटू और डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दूं। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? जो आगे नंबर लिखा रहता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही होता है जो आगे नंबर लिखा रहे बैलेंस रिएक्शन में, और आपको इस चैप्टर में बैलेंस रिएक्शन पहले से मिलेगी, आपको बैलेंस भी नहीं करना है, ठीक है? तो जो आगे नंबर लिखा रहा है उससे डिवाइड कर दो। क्या मैं 4 से डिवाइड कर दूं? NO2 कहते हो 4 लिखा है ना, लिखा है ना? सबकी आंखें ठीक है, सलामत उस्मान? क्या ये 10⁻³ हो जाएगा मोल पर लीटर? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड इट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो, हमने ये तो निकाल लिया ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये तो निकाल लिया है। और क्या हमें, सुनो, ये निकालना है, क्या हमें ये पता है, क्या हमें ये पता है, क्या हमें ये पता है, क्या ये निकल जाएगा, आ जाएगा, निकालिए निकालिए, ये लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत, लिटिल लिटिल, स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी करिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या लिखेंगे, बस हमको बताइए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या लिखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का, बस मेरे को ये बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, माइनस डी N2O5 अपॉन डी टी, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टोटल टाइम, है ना। निकालिए निकालिए, ट्राई करिए निकालने का, सभी लोग ट्राई करेंगे। सभी लोग ट्राई करेंगे। Rate of reaction is equal to rate of disappearance of reactant divided by stoichiometric coefficient, which is equal to rate of appearance of product upon stoichiometric coefficient. हाँ बिल्कुल, जिसको ना समझ में आए अभी भी बताइए। बताइए बताइए, कलम चलाइए। निकाला है उस्मान? निकाला है, गुड। आप लोग स्कूल कब से खुल रहा? हाँ, आपका कब से खुल रहा? मतलब किस कब से खुल रहा? 5 जुलाई। आपका इकरा? 8th। 1 जुलाई। तो स्कूल की टाइमिंग क्या रहेगी? 7:50 7:50 7:50 से 1, 7:50 से 2। अच्छा, ये नहीं मतलब इसके पहले स्कूल किस टाइमिंग में जा रहे थे? ये देखो, ये 2 जुलाई खुलेगा। कौन कौन स्कूल में आप? बोर्ड चेंज किया क्योंकि एक और लड़का था हितेश यहाँ पे, वो बोल रहा था 2 जुलाई को उसको अभी खुलेगा। वो इधर रसूला घाट
रसूलाबाद नहीं, क्या क्या था वो, रसूला घाट था, रसूलाबाद घाट, मैं दोनों को मिक्स कर दिया। रसूलाबाद घाट के आगे कोई स्कूल है क्या? कौन सा? कोई तो एक है ना, उसमें वो लड़का पढ़ने आता है, वो बोला था 2 जुलाई से खुलेगा सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या अच्छा होगा, कोई पता नहीं। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग की अब टाइमिंग क्या रखी जाए, क्योंकि सर ने मेरे को बहुत ही रेडिकल आइडिया सजेस्ट किया था, और वो रेडिकल आइडिया आप मानने को तैयार होंगे नहीं स्कूल से पहले। हाँ, कब रखा जाए स्कूल की जस्ट बात? एक इनकी 2, क्या कौन सी क्लास कैसे होगी? अच्छा, संजय सर क्लास। कब किया जाए? रात में चला दे क्या? आए कौन? वही तो, इसको आने में दिक्कत हो जाएगी, इसका घर बहुत दूर है। 6 तक सब खत्म हो जाता है, 6 तक खत्म हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मेरे कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 रख लूँ? मतलब सब कुछ खत्म कब तक होता है ये बताओ? 4 तक सब कुछ खत्म, ओवर। पायो आपको लगता है सिर्फ 2 घंटे से शिफ्ट करना पड़ेगा? अबे हाँ, तो 2 घंटे का कम कर देंगे थोड़ा। अभी छुट्टी थी तो 2 घंटे चला रहे थे, ठीक है चलो 2 घंटे का 1 घंटे कर देंगे, 1.5 घंटे कर देंगे, ठीक है। 1.5 सब चलती है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा पागल हूँ तो मैं 2 चलाता हूँ। तो ठीक है, कम करके किस टाइमिंग पे फिर भी, क्योंकि मेरे को इनको टाइमिंग सजेस्ट करना होगा। तो कब आप लोग की सारी क्लास, मतलब सारी क्लास खत्म हो जाती है? 6 तक हो जाती है सब कुछ खत्म? 6 तक सब क्या बाकी सब ऑनलाइन रहती है? तो 6 ठीक रहेगा, शाम में 6 ठीक रहेगा, ठीक है शाम में 6 ठीक रहेगा। 6 से 8 अच्छा टाइमिंग है, बात तो सही है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा ना। ठीक है 6 से, अरे क्या टाइम हो गया क्या? आ जाओ। तो क्या बोलते हैं 6 से 7:30 कर लेंगे, 1.5 घंटे। मेरे को 8, गुड मॉर्निंग, 8 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई दिक्कत, आपको भी नहीं है, ठीक है 6 से 8, ठीक है 6 से 8, और ऑल्टरनेट करेंगे क्योंकि 11th की भी चलानी है, तो ऑल्टरनेट कर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 8 से 10 आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ये। अरे सुनिए मुद्दे पे आते हैं, इसको खत्म करके चलते हैं। सुनिए, इसको खत्म करके चलते हैं। और कौन आ गया? हितेश आ गया क्या? अरे इधर देखिए। तो क्या आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना आ गया है? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड रेट ऑफ अपीयरेंसेस प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, and rate of reaction is rate of disappearance of reactant upon stoichiometric coefficient which is equal to rate of appearance of product upon stoichiometric coefficient। क्या मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दूं? क्या ये रिएक्शन हो रही थी 2N2O5 goes to 4NO2 plus O2, रिएक्शन ये हो रही थी,
और बोल क्या रहा है रिएक्शन में कि भाई साहब NO2 का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। कितना? 2 × 10⁻²2 मोल पर लीटर से बढ़ रहा है इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, मोलैरिटी और मोल पर लीटर सेम चीज है। ठीक है, अब अगर ये इतने मोल पर लीटर से बढ़ रहा है इन 5 सेकेंड, तो क्या मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन दी हुई है? क्या मुझे डेल्टा टी दिया हुआ है? तो क्या मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकाल लूं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकाल लूं? व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। चेंज इन कंसंट्रेशन इज 2 × 10⁻² अपॉन डेल्टा टी इज 5। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्या मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पता चल गया तो क्या मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा? क्या मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4 है, 4 है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या आ गया था हमारा? 4 × 10⁻³ आ गया था, 4 × 10⁻³ आ गया था, आया था। डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4 कटेगा, 10⁻³ बचेगा, है ना, है ना, है ना। तो क्या ये 10⁻³ मोल पर लीटर आ गया? आ गया, आ गया, आ गया। तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा आया रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5? अगर सुनिए ध्यान सुनिए, अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं लिख सकता हूं। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो क्या अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 मिल जाएगा? और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आया है? 10⁻³ आया है। तो क्या अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय अगर मैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा? क्या मेरा रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे आ चुका है? तो क्या मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 2 × 10⁻। अरे समझ में आया? आया? एक रिएक्शन में दे रहा हूं, उसका रेट लिख के आइएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सब कुछ एक रिएक्शन में दे रहा हूं। देखिए इसमें करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक रिएक्शन मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। देखिए आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, N2 क्या है? रिएक्टेंट है। H2 क्या है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? हाँ, मतलब व्हाट इज N2? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है। जो भी एरो की इस साइड रहता है वो रिएक्टेंट होता है, जो भी एरो की साइड रहता है प्रोडक्ट होता है। तो क्या N2 रिएक्टेंट है? H2 रिएक्टेंट है, NH3 प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? अपीयरेंस। तो आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट which is equal to rate of appearance of NH3 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं जो भी रिएक्शन दूंगा आपको हर रिएक्शन के लिए ऐसे लिखना है। लिख लेंगे? लिख लेंगे?
लिख लेंगे? लिख लेंगे? अच्छा आइए मैं आपको रिएक्शन दे देता हूँ कुछ कुछ। हाँ 2SO3 goes to 2SO2 प्लस O2। 25 लगा ना? थैंक यू मेरी राइटिंग, थैंक यू। कोई अवार्ड बनता हो तो दो यार मेरे को राइटिंग के लिए। इतना सुंदर कोई कैसे लिख सकता है? कभी कभी मैं देख के शर्मा जाता हूँ। है ना उस्मान? क्या पता कुछ दिन बाद आपकी आंखें इस राइटिंग को देखना बंद कर दें, इसलिए जल्दी से चेकअप कराइए। जल्दी से चेकअप कराइए। और मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है क्या? इसमें जैसे आपने पीछे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में रिलेशन लिखा था ना, वैसे ही सबके लिए लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हाँ रिलेशन बनाना है। ठीक है? अभी रुकिएगा, लास्ट वाली रिएक्शन लिखिएगा मत अभी, मैं कुछ नहीं, बस आपको लिखने आना चाहिए कि आप वो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन वो लिख रहे हो, वो भी पहली बड़ी बात है और सीखने वाली बात है। मेरा कहने का मतलब वो है। सब कुछ बैलेंस्ड है ना? 4, हाँ ठीक है। चलिए ये 4 ही क्वेश्चन करके लाइए। क्या सब में आप रिश्ता बना लेंगे? रिश्ता वही, सोच नहीं। चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त।